हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठक स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम टेस्ट 6 हिंदी का टेस्ट करेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आगामी परीक्षाओं यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, सीटेट, टेट, लेखपाल, यूपीएसआई सबसे संबंधित है। तो इस टेस्ट को ध्यान से करें और इससे संबंधित जो भी फैक्ट रहेंगे वो चीज़ें हम आपको संबंधित चीज़ें बताते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। चलते पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद क्या है? आपका ऑप्शन है, पहला तत् प्लस सरण, दूसरा तत् प्लस सरण, तीसरा तत् प्लस क्षरण और चौथा तत् प्लस क्षरण। चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, तत् प्लस सरण। तत्क्षरण का जो है संधि विच्छेद तत् प्लस सरण होगा। यह व्यंजन संधि है। त के बाद यदि आधा स आता है, स के नीचे हलंत आता है तो वो आधा स हो जाएगा। आधा स आता है तो त का च और स का छ हो जाता है, इसलिए त का च और स का छ हो जाता है, इसलिए तत्क्षरण हो जाएगा। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन है सम प्लस गृह प्लस आलय, दूसरा सम प्लस गृह प्लस आलय, तीसरा है सत प्लस गृह प्लस आलय और चौथा है सत प्लस गृह प्लस आलय। चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से देखें और आंसर दें। इसका भी आंसर है ऑप्शन ए, सम प्लस गृह प्लस आलय। यह संग्रहालय का संधि विच्छेद सम म पे हलंत है, प्लस ग्रह प्लस आलय है। आधा म का मेल और क के मेल से तब किसी व्यंजन के वर्ग होने पर जो पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, इसी से जैसे संग्रहालय बना है, संकलन बना है, संगति बना है, संग्रह बना है, तो इसमें संकलन में सम प्लस कलन, सम प्लस गत बराबर संगत और सम प्लस ग्रह मतलब संग्रह। तो ऐसे शब्द बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन है आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। गवीस में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? ऑप्शन आपके दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुण संधि। गुण संधि गवीस में प्रयुक्त है। गुण संधि की विशेषता क्या होती है? यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ओ और ई मिलकर के अभी बन गए, इसलिए गो गवीस, गो प्लस ईस इक्वल टू गवीस हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। करमनासा, कर्मनासा, कर्मनाला, करमनासा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कर्मनासा। कर्मनासा जो कि शुद्ध लिखा गया है और सभी गलत लिखे गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला भी है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ऑप्शन है आपके उरिन, उरिड, उरिन और उरिड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उरिड, ऋषि वाला ऋ और ड़। उरिड जो कि है ये शुद्ध वर्तनी है और सभी तीनों गलत हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? ऑप्शन है उद, उत्कर्ष, उत्तम, अत्यधिक। तो इसका आंसर है अत्यधिक।
अत्यधिक में उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के पहले लगे, और प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के बाद में लगे। ठीक है, अत्यधिक में अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और तीनों में उद्गम, उत्कर्ष, उत्तम, इन तीनों में उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उत मीन्स होता है ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर, तो इनसे बना हुआ उद्गम, ऊपर से जो निकलते हुए। ठीक है, उत्कर्ष मतलब जिसका कर्ष ऊपर हो, उच्च हो, श्रेष्ठ हो, ऐसे। उत्तम मतलब सब में उत्तम हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें तद्भव प्रत्यय नहीं है? आपके ऑप्शन हैं निहित है। आपके ऑप्शन है, पहला टिकाऊ, दूसरा देवरानी, तीसरा घुमक्कड़, चौथा असलियत। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें तद्भव प्रत्यय निहित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, टिकाऊ। टिकाऊ में जो है तद्भव प्रत्यय निहित है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि प्रति, साथ में, पर बाद में, साथ में रहेगा। प्रति मतलब है जो साथ में, लेकिन बाद में। अय मतलब चलने वाला। अभी हमने आपको बताया प्रत्यय का मतलब ये होता है कि जो पीछे लगे शब्द के, और उपसर्ग का मतलब होता है कि जो शब्द के पहले लगे। तो शब्द में जो पीछे लगता है प्रत्यय कहलाता है। टिकाऊ में देखिए आऊ आ रहा है, तद्भव प्रत्यय है। आऊ तद्भव प्रत्यय है जिसका अर्थ वाला होता है। इससे बनने वाला शब्द जैसे खाऊ, खाने वाला, टिकाऊ, टिकने वाला को समय, बिकाऊ, बिकने वाला, पंडिताऊ, पंडित वाला। ठीक है ना। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके, करण तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास और संप्रदान तत्पुरुष समास। ऋण मुक्त में कौन सा समास है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास का मतलब ये होता है कि जो अलग होने का भाव दिखाए। जैसे ऋण मुक्त का मतलब ऋण से मुक्त, जैसे धनहीन का मतलब होता है धन से हीन, पथभ्रष्ट का मतलब होता है पथ से भ्रष्ट। तो इसमें पंचमी तत्पुरुष मतलब अपादान तत्पुरुष है। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास किसमें है? अव्ययी भाव समास किसमें है? तो इसका ऑप्शन आपके पास है, करुणापूर्ण, कमल नयन, चतुर्भुज, यथासंभव। अव्ययी भाव समास किसमें है? ऑप्शन है करुणापूर्ण, कमल नयन, चतुर्भुज और यथासंभव। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यथासंभव। यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास की हम बात करें तो जिस समास का पहला पद या फिर पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रति, दिन, आ, जन्म, यथा संभव, अनुरूप, भर, पेट। तो ये सब हुए जो अव्ययी समास हुए, जिनका पहला पद क्या है? प्रधान है। प्रतिदिन, दिन ऐसे ही लगा दिया जाए तो दिन के साथ कोई भी चीज़ जोड़ सकती है, लेकिन प्रतिदिन का मतलब हो जाएगा कि डेली। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपके ऑप्शन हैं पश्चाताप, जमुना, शक्कर, श्राप। तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द का मतलब होता है कि जो संस्कृत के ही शब्दों को उठा करके रख दिया जाए, तत्सम कहलाता है। तद्भव होता है जो संस्कृत के शब्दों को ही हिंदी के रूप में उल्लेखित किया जाए, वो तद्भव कहलाते हैं। तो तत्सम शब्द आपको बताना है। पहला है आपका पश्चाताप, दूसरा जमुना, तीसरा शक्कर, चौथा श्राप। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पश्चाताप। पश्चाताप को अगर हम देखें तो पश्चाताप का जो तद्भव रूप होता है वो होता है पछताना। जमुना का होता है तत्सम, जो होता है वो यमुना होता है। यहाँ पे तद्भव दिया गया है। श्राप का जो है वो साप होता है, साप। ठीक है, ये तत्सम होता है। और
बचा चौथा शक्कर। शक्कर का होता है सरकर, जो तत्सम होता है। ठीक है, तो इसमें केवल पश्चाताप ही है जिसका तत्सम लिखा गया और तीनों का तद्भव लिखा गया है। ठीक है, अब चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपके ऑप्शन हैं तीक्ष्ण, ओखली, नासिक, पुत्र। अभी पीछे वाला आपने क्वेश्चन किया उसमें तत्सम पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में तद्भव पूछा गया है। कौन सा शब्द तद्भव है? तीक्ष्ण, ओखली, नासिक, पुत्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओखली। ओखली जो कि तद्भव है और तीनों तत्सम है। तीक्ष्ण का तद्भव होता है तीखा। ओखली जो कि यहाँ पे तद्भव के रूप में है, इसका तत्सम होता है उलूखल। नासिक का तद्भव होता है नाक। और पुत्र का जो तद्भव होता है वो होता है पूत। ठीक है, नासिक, पुत्र और तीक्ष्ण ये तीनों यहाँ पे तत्सम लिखे गए हैं। ओखली जो कि तद्भव लिखा गया और ओखली का जो तत्सम होता है वो होता है उलूखल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन है आपके पर्वत, मिठास, कर्मचारी, गंगा। जातिवाचक संज्ञा बताना है पर्वत, मिठास, कर्मचारी, गंगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पर्वत जो कि जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा का मतलब जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती हो, यह संज्ञा जो जाति का बोध कराती हो वही जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे नदी, पर्वत, लकड़ी, ये सब चीज़ें क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा हैं। तो इसमें पर्वत जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताएं। सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताएं। इसका ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताएं, जिसमें ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का मतलब होता है जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सब कुछ समाप्त हो गया में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण को प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन आपके हैं चीन, पीतल, देवनागरी, सुरभोग। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चीन, पीतल, देवनागरी, सुरभोग। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, देवनागरी। देश का नाम, पर्वत का नाम, धातुएं आदि पुल्लिंग होते हैं। देश का नाम, पर्वत का नाम, धातुएं ये सब पुल्लिंग होते हैं, जबकि भाषा और लिपि मतलब जिसमें लेखनी लिखा जाए, लिपि का नाम स्त्रीलिंग होता है। अतः देवनागरी जो कि एक लिपि है इसलिए इसका नाम स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जितनी पर्यायवाचियाँ हैं सिर्फ अपने कॉपी पे नोट करते जाएं और डेली उनको याद करते जाएं। ठीक है, धीरे धीरे करके याद करेंगे तो धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। तो जितनी पर्यायवाचियाँ दी गई हैं उनके बारे में हम बताएंगे तो उनको आप याद करते जाएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है आपके कानन, कांतार, विपिन, सुरभोग। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुरभोग। सुरभोग जो कि अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, ये अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, अमृत के और पर्यायवाची हम इसी के साथ बता देते हैं, जैसे सोम हुआ, सुधा हुआ, अमीय, पीयूष, मधु, ये सब जो हैं अमृत के पर्यायवाची हैं। अमृत के पर्यायवाची एक बार और सुन लीजिए, सुरभोग जो कि इसमें डी ऑप्शन में दिया गया है, सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु। और
अरड़ के पर्यायवाची जैसे कानन, कांतार, विपिन, ठीक है, वन, जंगल, ये सब अरड़ के पर्यायवाची हैं। ठीक, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है? कौन सा शब्द हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है आपके निशाकर, सलील, मतंग, सुरम्य। निशाकर, सलील, मतंग, सुरम्य। जिसका आंसर है ऑप्शन ए, निशाकर। निशाकर जो कि हिमांशु का पर्यायवाची है। हिमांशु के अन्य भी पर्यायवाची हैं जैसे हिमकर, निशाकर, सोम, सुधांशु, राकापति, विधु, मयंक, शशि, चंद्रमा, चंद्र तथा निशापति। ये इतने जो हैं हिमांशु के पर्यायवाची हैं। एक बार और बोल दे रहे हैं, आप लोग एकदम वीडियो को पुश करके कॉपी में नोट कर लें। हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है हिमकर, निशाकर, सोम, सुधांशु, राकापति, विधु, मयंक, शशि, चंद्रमा, चंद्र तथा निशापति। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरकस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन है आपके तुरीड़, त्रोड़, निसंग, करवाल। तरकस का पर्यायवाची शब्द नहीं है तुरीड़, त्रोड़, निसंग, करवाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, करवाल। करवाल जो कि तरकस का पर्यायवाची शब्द ना होकर के वो तलवार का पर्यायवाची शब्द है। करवाल जो है वो तलवार का पर्यायवाची शब्द है। और तरकस के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं यहाँ पे दिया गया है तुरीड़, त्रोड़, निसंग, और भी हैं जैसे तूड़ होते हैं, ईसुधी होते हैं। ये सब तरकस के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम का विलोम शब्द है नैसर्गिक, सर्गिक, वित्रिम और अकृत्रिम। कृत्रिम का विलोम शब्द है नैसर्गिक, सर्गिक, वित्रिम और अकृत्रिम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नैसर्गिक। नैसर्गिक जो या फिर इन्हें प्राकृतिक भी कहा जाता है। नैसर्गिक मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो, प्राकृतिक चीज़ें हों, प्राकृतिक चीज़ें जल्दी नष्ट ना हो, ठीक है ना, जो भगवान के द्वारा बनाई गई हों, मनुष्य के द्वारा नहीं। ये कृत्रिम कहलाती, इंग्लिश में आर्टिफिशियल कहलाती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्षणिक का विलोम शब्द है। क्षणिक का विलोम शब्द है, ऑप्शन है शाश्वत, अक्षणिक, विक्षणिक, दुर्गम। क्षणिक का विलोम शब्द है शाश्वत, अक्षणिक, विक्षणिक, दुर्गम। तो इसका आंसर है क्षणिक का विलोम शब्द जो है ऑप्शन ए, शाश्वत। शाश्वत जो कि क्षणिक का विलोम शब्द है। और ये जो दुर्गम है, दुर्गम का विलोम शब्द होता है सुगम। दुर्गम का विलोम शब्द सुगम होता है और क्षणिक का विलोम शब्द है जो शाश्वत है। क्षणिक मतलब जो कुछ समय बाद नष्ट हो जाए, लेकिन शाश्वत जो नष्ट न हो, हमेशा चलता रहे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बसहि पंछी बोले बहुभाषा, करहि हुलास देख के शाखा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? बसहि पंछी बोले बहुभाषा, करहि हुलास देख के शाखा। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन में है तुलसीदास, कबीर, जायसी, रामानंद। जायसी का मतलब मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसके आंसर से दें आप लोग। ऑप्शन है तुलसीदास, कबीर, जायसी, रामानंद। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ही उद्धृत किया गया है, उन्हीं के काव्य से। ठीक है, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन में है ए, वाल्मीकि। चारों में वाल्मीकि लिखा गया, लेकिन उनके जो थोड़ी थोड़ी सी उसमें गलतियां की गई हैं। ठीक है, आप लोग देखें और इसका आंसर दें। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो वाल्मीकि लिखा गया है वह आंसर सही है, और तीनों जो हैं ये गलत हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसमें ऑप्शन है समीर, अनल, मारुत, वात। पवन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनल। अनल जो कि पवन का पर्यायवाची नहीं है, अग्नि का पर्यायवाची है।
अग्नि के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे आग, वही, पावक, दहन, धूमकेतु, कृषाणु। ये जो हैं ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। और पवन के पर्यायवाची जो हैं ये 3 दिए गए हैं, समीर, मारुत, वात। और भी हैं जैसे वायु, बयार, प्रकंपन। ये सब चीज़ें हुई जो पवन की हुई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मित व्यय का विलोम होता है। ऑप्शन है आपके अपव्यय, अल्पव्यय, कृपण, बहुव्यय। मित व्यय का विलोम शब्द होता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अपव्यय। अपव्यय जो कि मित व्यय का विलोम शब्द। मित व्यय का मतलब होता है कि बहुत ही कंजूस। मित व्यय, मित मतलब कम, व्यय मतलब खर्च करने वाला। तो ये जो कंजूस होते हैं। तो अपव्यय मतलब होता है दानवीर। जो क्या होता है कि दानवीर जो बहुत ज़्यादा व्यय करे, बहुव्यय करे, बहुत ज़्यादा व्यय करे, ये होता है अपव्यय। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का दिन क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है पूर्वाहन, अपराहन, मध्याह्न, प्रातराहण। दोपहर के बाद का दिन क्या कहलाता है, तो आपका आंसर है अपराहन। अपराहन जो कि दोपहर के बाद का दिन कहलाता है, और पूर्वाहन दोपहर से पहले कहलाता है। ठीक है, और दोपहर का जो समय है वो मध्याह्न कहलाता है। ये तीनों, पूर्वाहन पूर्व का समय, दोपहर के पहले दोपहर का समय मध्याह्न, और दोपहर के बाद का समय जो है अपराह्न कहलाता है। चलते हैं अपने को अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। अभी हमने आपको बताया कि उपसर्ग जो पहले आए और प्रत्यय जो बाद में आए। तो प्रत्यर्पण में कौन सा शब्द उपसर्ग लगा हुआ है। इसका ऑप्शन है प्रति, प्रत्यय, पर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रति। प्रति जो कि प्रत्यय में, प्रत्यय शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। ये अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो इसका आंसर होगा कि प्रति प्लस अर्पण। ये जो है प्रति प्लस अर्पण होगा। तो प्रति जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, और भी जैसे प्रति से बनने वाले उपसर्ग, जैसे प्रतिक्षण हुआ, प्रतिध्वनि हुआ, प्रतिनिधि हुआ, प्रतिकार हुआ, प्रत्येक हुआ, जैसे प्रतिधन एक होगा, प्रतिदान हुआ, प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्युपकार हुआ। ये सब प्रति से बनने वाले, प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कड़ुआहट शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब जो लास्ट में जुड़ा होगा। तो कड़ुआहट शब्द में प्रत्यय है हट, ट, आहट, आह। कड़ुआहट शब्द में प्रत्यय है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आहट। आहट जो कि कड़ुआहट शब्द में प्रत्यय है, यह आहट प्रत्यय के प्रयोग से बना हुआ। कड़ु धन आहट। आहट प्रत्यय के योग से निर्मित अन्य भी शब्द भी हैं, जैसे चिल्लाहट हुआ, घबराहट हुआ, चिकनाहट हुआ। ये सब चीज़ें भी आहट प्रत्यय से बनी हुई हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, लोक भाषा, संपर्क भाषा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजभाषा। राजभाषा का दर्जा दिया था, जो कि अनुच्छेद 343(1) के दौरान कहा गया है कि हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है ना। तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बता दूं कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है। ऑप्शन है आपके उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी। उत्तर प्रदेश के राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है। ऑप्शन है आपके उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी। हिंदी का ही उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में कार्य जो भाषा का प्रयोग होता है। और यहाँ पे 2 भाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू। ठीक है, उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।
लेकिन हिंदी के जो राजकीय कार्य हैं वह हिंदी में ही होते हैं। उत्तर प्रदेश के जो राजकीय कार्य हैं वह हिंदी में ही होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई समय पर काम नहीं हो, समय को व्यर्थ गंवा दिया जाता हो, समय का लाभ न उठाता हो, समय का पालन करता है। का बरसा जब कृषि सुखाने, इसका मतलब ये है, का वर्षा जब कृषि सुखाने का मतलब ये है कि जब कृषि सूख गई तो वर्षा होने का क्या मतलब है। जब कृषि सूख गई, जब काम हो गया, तब फिर कोई किसी चीज़ का समय पर जब कोई काम न हो, जैसे जब कृषि थी तब तो बरखा हुई नहीं, और जब कृषि सूख गई तब बरखा होने का क्या मतलब। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, समय पर काम नहीं हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तलवे चाटना, इस मुहावरे का प्रयोग तब होता है जब, ऑप्शन ए, जब कोई पान दबाता है, चापलूसी करता है, इधर उधर के हाँकता है, तलों में छाले हो जाते हैं। तलवे चाटना, तलवे चाटने का मतलब होता है चापलूसी करना, किसी दूसरे की चापलूसी करना ही जो होता है तलवे चाटना मुहावरा कहलाता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सम उपसर्ग का म जो हलंत के साथ है किस शब्द में सुनाई पड़ता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संयम, संवाद, संभावना, और बी और सी दोनों। तो अगर आप अच्छे से पढ़ें तो संवाद इसे पढ़ा जाता है और इसे संभावना पढ़ा जाता है। इसका मतलब आधा म जो है वो इन दोनों में आता है, इसलिए बी और सी दोनों, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी आँखों में, बालों में, हंसी, मुखमंडल किसमें है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करना है, इसलिए ध्यान से, आँखों में, बालों में, हंसी, मुखमंडल। इसका आंसर है ऑप्शन सी, हंसी में। भाववाचक संज्ञा था, इसलिए हंसी एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसलिए उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कानों सुनी बातों पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। कानों सुनी, कानों सुनी में कौन सा कारक है। ऑप्शन है आपके कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, करण। करण कारक है जो कानों सुनी पर है। जैसे उपर्युक्त वाक्य जो यहाँ पे दिया गया है, कानों सुनी में दिए गए रेखांकित पद का कारक करण कारक है, जो वाक्य में क्रिया से संबंध का बोध कराता है। कानों सुनी, कान से सुनी, यही कारण कारक से चिन्ह से है, जो क्रिया का संबंध कान से स्थापित कर रहा है। करण में क्या है, से, करण से, तो कानों से सुना, कान से सुना हुआ शब्द, इसलिए करण कारक आया। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। रेखांकित शब्द है, किस किस में कौन सा रेखांकित पद है। ऑप्शन है आपके संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, प्रविशेषण। तो इसका आंसर है सर्वनाम। सर्वनाम जो है ये किस किस सर्वनाम है। ठीक है ना, इस प्रश्नवाचक जो दिया गया है इसके अंतर्गत सर्वनाम उसे कहते हैं जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जैसे कौन, क्या, ये सब चीज़ें जो है सर्वनाम कहलाती हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई। रेखांकित शब्द भयंकर जो है ये पद है किस चीज़ का, विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, सर्वनामिक विशेषण। वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रविशेषण। प्रविशेषण जो कि भयंकर का रेखांकित पद है। ठीक है, प्रविशेषण ये है, ठीक, जिससे विशेषण तथा उसकी जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषता बतलाने वाले शब्द वाले को विशेषण तथा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और विशेषण की विशेषता बताने वाले को, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। तो दुर्घटना एक प्रकार की विशेषण है। ठीक है, इसकी भी विशेषता भयंकर बता रहा है, इसलिए प्रविशेषण। जैसे वो बहुत सुंदर है तो प्रविशेषण, बहुत जो इसमें आया ये
प्रविशेषण हुआ। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर। रेखांकित अंश में अलंकार है। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, इसमें जो अलंकार कौन सा है ये बताना है। आपके ऑप्शन है यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा। यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा। तो इसमें ऑप्शन सी रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय तथा उपमान के मध्य कोई अंतर नहीं रहता। मेरा मन मयूर पद में मन उपमेय तथा मयूर उपमान के मध्य कोई अंतर नहीं है। मन तथा मयूर को एक मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर जो रेखांकित अंश है उसमें रूपक अलंकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत कितना सुंदर देश है। रेखांकित पद बताइए क्या है। प्रविशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमापवाचक विशेषण और विधेय विशेषण। भारत कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद बताना है आपको। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण जो कि सुंदर को दिखाता है, ठीक है ना, तो विधेय विशेषण हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता। तो कर्मवाच्य को सबसे पहले जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि कर जिसका क्या और कौन, ऐसे अगर हम उसी चीज़ को अगर हम पूछें और उसका आंसर आ जाए तो फिर हम कर्मवाच्य वही होगा। जैसे हम अगर इन तीनों ऑप्शन को देखें, शीला से हंसा भी नहीं जाता, तो क्या हंसा नहीं जाता, कुछ आंसर आया, कुछ नहीं आ रहा है। शीला से चला भी नहीं जाता, क्या चला नहीं जाता, तो इससे भी कोई आंसर नहीं आ रहा। शीला से हिला भी नहीं जाता, कोई आंसर आया नहीं। तो शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, क्या नहीं पढ़ा जाता, पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर है कि कर्मवाच्य जो है ऑप्शन ए है, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। अब हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो जिसमें कर्म आए, क्रिया इसमें पढ़ना है, जिसमें कर्म आए, कर्म का बोध हो, वही तो कर्मवाच्य कहलाएगा। कर्म इसमें क्या है, पुस्तक है, ठीक है, और क्रिया जो है वो पढ़ना है। ठीक, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद है। वह हमेशा अपने गीत, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है। ऑप्शन है आपके वह हमेशा अपने गीत। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, हमेशा। हमेशा जो है शब्द अव्यय है, और जो यह लिखा गया है वह तथा अपने ये सर्वनाम है। वह और अपने ये जो दोनों सर्वनाम है, और गीत जो है यह संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो हमेशा जो कि अव्यय पद है, वह और अपने सर्वनाम है, गीत जो है संज्ञा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला और अंतिम क्वेश्चन ये है आज का, नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है। रेखांकित पद बताना है आपको। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, जो रेखांकित पद है नीली कमीज वाला लड़का, यही आपको बताना है कौन सा पद है। ऑप्शन इसके संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य का मतलब ये होता है कि वह आश्रित उपवाक्य जो बी विशेषण की भांति व्यवहार करे, विशेषण उपवाक्य कहलाता है। वह नीली कमीज वाला लड़का, जैसे नीली का मतलब क्या है कि कोई कमीज के बारे में भी बता रहा है, उसके बारे में एक विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो वो नीली कमीज वाला लड़का ही जो है विशेषण उपवाक्य होगा। ये रहा आज के 40 क्वेश्चंस का वीडियो हिंदी का। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करवाएं और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। डेली 8 बजे प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस की, कभी यूपी स्पेशल, कभी जीएस के क्वेश्चंस, कभी हिंदी। तो ऐसे करके डेली हम 25 से 50 क्वेश्चन के बीच में सॉल्व करते हैं, और डेली सुबह में 9 बजे
एक थ्योरी का पोर्शन किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनसे रिलेटेड कराए जाते हैं। तो अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।